ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो मैंने बताया था सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। अब सूक्ष्म विज्ञान जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है तो उसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं? ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई एट्सेट्रा। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय या द्विकोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। मीन्स यूनिसेल्युलर एवं मल्टीसेल्युलर ये ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेन हॉक को कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन सूक्ष्म जीवों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इज यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके अलावा इनमें मैंने बेसिक डिफरेंसेस बताए थे आपको कि इनमें जो इनका जो साइज होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होता है। इसका मैंने बताया था कि 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। फिर मैंने बताया था कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी हुई होती है? म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी हुई होती है। और जो मैंने यूकैरियोटिक में पढ़ाया था इनमें बताया था कि जो प्लांट सेल होती है उसमें तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें इसका अभाव होता है। फिर मैंने बताया था आपको कि इसमें जो केंद्रक होता है वो प्रीमिटिव या आद्य प्रकार का होता है। इसमें एडवांस्ड होता है या सुसंगठित होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है, इसमें पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम 70S टाइप के होते हैं, इसमें 80S टाइप के होते हैं। फिर मैंने बताया था इसमें कि इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एब्सेंट होती है, इनमें प्रेजेंट होती है। इनमें जेनेटिक मटेरियल जैसे कि न्यूक्लियोइड या डीएनए या आरएनए होता है वो नग्न होता है, नेकेड होता है। और इनमें रेखीय लीनियर होता है डीएनए। उसके अलावा इनमें जो जनन प्रक्रियाएं हैं वो लैंगिक हो सकती है, उसमें भी लैंगिक होती है। और इस तरह आपके जो बेसिक डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बताए थे। जैसे कि इसमें मियोसिस का अभाव होता है, उसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों पाए जाते हैं। तो मैंने कल एक डायग्राम बनाया था, आपको समझाया था।
मैंने इस बैक्टीरियल सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ए और बी। जो ए पोर्शन है वो मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और जो बी पोर्शन है वो कभी कभी ही इन्हीं प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसमें यह श्लेष्मीय आवरण है, ठीक है। अब जो ये श्लेष्मीय आवरण है इसके अंदर होती है सेल वॉल। तो मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोट्स में या मोस्टली अगर अपन बात करें तो यहाँ बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी हुई होती है या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इसके अंदर ये अंतर्वलन युक्त संरचना होती है जिसे मिजोसोम कहते हैं। जो ये मिजोसोम श्वसन में सहायक होते हैं और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली साइट होती है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड होता है जो जनन में सहायक होता है। इसमें जो प्रिमिटिव टाइप का जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें रिजर्व फूड होता है जो स्टार्च होता है और या ग्लाइकोजन होता है। और इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कशाभिका या फ्लैजिला होती है। ये फ्लैजिला गमन में सहायक होती है और ये पिली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सहायक होती है या गमन में भी सहायक होती है। और इस तरह एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का ये डायग्राम है जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ वो आपको बताने जा रही हूँ प्रोकैरियोट्स के बाद में यूकैरियोट्स। इसमें आते हैं मोस्टली जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, हायर प्लांट्स और एल्गी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मैंने बैक्टीरियल सेल पढ़ाई थी उसमें पिगमेंट्स होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एल्गी की बात करूं, ये एल्गी आती है यूकैरियोटिक सेल में। तो ये जो यूकैरियोट्स में जो एल्गी है तो ये होती है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक किन्हें बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इन जो एल्गीज है इनमें क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता पाई जाती है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ये अपने फूड का निर्माण खुद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। ये इनमें फाइकोसाइनिन व फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल असेक्सुअल टाइप का होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रोकैरियोट लाइक फंजाई। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि ये स्वपोषी होते हैं, एल्गी या शैवाल ये स्वपोषी होते हैं, मीन्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे है फंजाई या इन्हें बोलते हैं कवक, ये कवक क्या होते हैं? ये होते हैं सेप्रोफिटिक मीन्स मृतोपोषी या हिट्रोट्रॉफिक या इसे बोल सकते हैं हम विषमपोषी। तो ये जो फंजाई होते हैं ये विषमपोषी होते हैं और मृतोपपोषी होते हैं। मीन्स ये जो अपना भोजन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं या मृत जीवों से या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें शैवालों की तरह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और ये जो संरचनाएं होती है वो फिलामेंटस होती है
मीन्स धागेनुमा संरचनाएं होती हैं इनकी, जिन्हें माइसीलियम बोलते हैं या कवक जाल बोलते हैं। इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन या तेल की बूंदों के रूप में संचित होता है, और इसमें सरल प्रकार का सेक्सुअल असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद में मैं पढ़ूंगी प्लांट सेल। तो सबसे पहले हम बात करें सेल वॉल की, मीन्स कोशिका भित्ति की, तो मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स में एनिमल सेल्स में सेल वॉल का कम्प्लीटली अभाव होता है, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर मैं बात करूँ आपके सेकंड पार्ट की, ये जो इसमें सेल वॉल होती है वो उसको या किसी प्लांट सेल को यांत्रिक बल प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर पढ़ूँ तो ये है इसे बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इनमें जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो दो प्रकार की होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ये जो रेटिकुलम होती है इस पे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं या राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसके कारण ये खुरदरी या कणिका में दिखाई देती है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे शॉर्ट में हम SER बोलते हैं, इसमें राइबोसोम्स का अभाव होता है, इसलिए ये चिकनी दिखाई देती है। इस RER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है कि जो सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये उस न्यूक्लियस को घेरे हुए रहती है, या मैं यूँ कहूँ कि ये एक तरफ से न्यूक्लियस के बाहर की ओर और साइटोप्लाज्म में स्थित होती है, जो कोशिकीय कंकाल को बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा जो राइबोसोम उसमें उपस्थित होते हैं उनसे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूक्लियस, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA या RNA को या यूकैरियोट्स के आनुवांशिक पदार्थ को घेरने का कार्य करता है। और ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ये कई जगह से अवकाश युक्त होती है, ये अवकाश कहलाते हैं केंद्रक अवकाश या न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल को जैविक क्रियाएं करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जिस ATP की आवश्यकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रदान की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये जो अंगुली नुमा उभार होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, इन क्रिस्टी पे ऑलपिन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें कहते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और ये अंतर्वलन युक्त
जो सतह होती है इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो होती है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। इस क्रिस्टी के बाहर F1 या ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और एटीपी या ईटीएस संबंधित एंजाइम इसी में पाए जाते हैं और इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। दो जो इनर मेम्ब्रेन एवं आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या परामाइटोकॉन्ड्रियल स्थल भी कहते हैं। फिर मैंने बताया था राइबोसोम, तो राइबोसोम्स में होते हैं एटीएस टाइप के, लेकिन मैंने अभी ये भी बताया था आपको कि राइबोसोम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम्स होते हैं वो एटीएस प्रकार के होते हैं, और जो सेल के किसी कोशिकांग में होते हैं या कोशिकांग के ऊपर उपस्थित होते हैं वो होते हैं 7S टाइप के। और इस तरह आपके यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आती हैं तीन जगत प्रणाली। यह तीन जगत प्रणाली तीन जगत प्रणाली का प्रतिपादन हैकेल ने किया। इन्होंने कंप्लीट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव या जीव होते हैं उन्हें तीन किंगडम में या तीन जगत में डिवाइड किया। तो वो तीन जगत कौन कौन से हैं? एनिमेलिया जिनमें एनिमल्स को रखा गया, प्लांटी जिनमें प्लांट्स को रखा गया या उन जीवों को रखा गया जिनमें हरित लवक प्रेजेंट होता है या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और प्रोटिस्टा इनमें प्रोकैरियोट्स को रखा। तो मैंने जो आपको यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर बताई थी उनमें एक चीज़ स्किप हो गई थी, हरित लवक। तो जो प्लांट सेल होती है उनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो ये इसके बेसिक डिफरेंसेस में आ जाएंगे। जो हरित लवक होती है इसमें ग्रेना, इंटरग्रेना आदि स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और जो उसमें साइटोप्लाज्म होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसके बाद आई पांच जगत प्रणाली। जिसका प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर ने किया। इन्होंने जो समस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको 5
किंगडम में डिवाइड किया, जो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।